हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपके चैनल पे आरआरबी की क्लासेस और साथ ही साथ आपके जो उत्तराखंड लेक्चरार की क्लासेस जो है दोनों ही चल रही है। तो आई होप सारे बच्चे दोनों क्लासेस को देख रहे होंगे, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा उन सभी क्लासेस से। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेशक मुझसे कॉमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे टेलीग्राम पे आप है ना, आप अपने जो क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो, या फिर जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ सजेशन देना है, आपका टेलीग्राम चैनल हमारे साथ, आपके साथ में हमने टेलीग्राम का लिंक जो है वो शेयर करा हुआ है। जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम आज की क्लास जो है वो हमारी MCQ की क्लास रहने वाली है NCTE के ऊपर। ठीक है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के ऊपर हम आज MCQ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो थ्योरी पार्ट है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा है किसी ने थ्योरी पार्ट तो पहले जाके थ्योरी कंप्लीट करना, फिर आके आप MCQ की प्रैक्टिस करना, वरना सीधे अगर आके MCQ पे जंप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई मैडम ने कहाँ पे क्या पढ़ाया था और क्या रिलेट करके पढ़ा रही है। बच्चे वीडियो के नीचे कभी कभी कॉमेंट करते हैं कि मैडम आप ये ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैंने प्रीवियस क्लास में ऐसा पढ़ाया था, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाओ। मैं पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है और जो अभी पढ़ा रही हूँ उस दो क्लास को रिलेट करके तो पढ़ाना पड़ेगा ना मेरे को, वरना तो सीधे आऊंगी सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के चली जाऊंगी तो फिर आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। पढ़ाने का मतलब होता है कि भाई जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेट करके पढ़ाऊं, ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि हाँ भाई मैडम ने वहां पे उसको इस तरीके से पढ़ाया था, अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो इसलिए मैं रिलेट करके पढ़ाती हूँ। ठीक है, और आपने अगर वो प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो फिर आपको परेशानी होगी कि मैडम प्रीवियस वीडियो के बारे में क्यों बोल रही है और क्या बोल रही है, क्योंकि आपने वीडियो ही नहीं देखी है। वीडियो नहीं देखी तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करना, उसके बाद में आके इस MCQ वाली वीडियो को सॉल्व करना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द NCTE ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि NCTE एक वैधानिक निकाय के रूप में है ना, आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसका मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होते हैं, सब कुछ मैंने 2-3 क्लासेस में बता चुकी हूँ। सारे वर्ड्स का मतलब आई होप अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, NCTE क्या है इसकी फुल फॉर्म में बता चुकी हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये क्या काम करता है, किसके लिए बनाया गया है इस संस्था को बनाया गया है टीचर्स के लिए। हमने देखा कि भाई उच्च शिक्षा के लिए अलग संस्था है जो उच्च शिक्षा को संभालती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन को संभालती है। स्कूल एजुकेशन को संभालने के लिए अलग संस्था है हमारे पास में NCERT जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन यानी कि आपके जो शिक्षकों की शिक्षा जो है उसको संभालने के लिए एक नई संस्था है जिसको हम बोलते हैं NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल में थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आई होप इंट्रोडक्शन इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि NCTE एक वैधानिक निकाय के रूप में आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था, यानी कि NCTE ऑफिशियली कब एग्जिस्टेंस में आया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 1991, 1993, 1995 या फिर 2000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1995 में NCTE जो है वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि NCTE was established as a statutory body 1995 following the enactment of the National Council for Teacher Education Act 1993। मैंने बताया था कि भाई जितनी भी डेट्स है वो आपको लर्न करनी है। NCTE जो है वो 1993 में आ गया था। ठीक है, आया तो कब था, 1993 में, लेकिन इसका एक्ट जो है वो 1993 में आया था, ये लागू नहीं हुआ था। मतलब मैंने बताया भी था कि भाई एक्ट को साइन करना और किसी चीज को लागू करने में फर्क होता है। एक्ट को साइन करा है तो दो पार्टी ने सिर्फ आके आमने सामने अग्रीमेंट को सिर्फ साइन कर लिया, उस पर सिर्फ कागजी कार्रवाई जो है वो कर ली है। अभी उस चीज को लागू करने में टाइम लगेगा ना भाई, अब है ना, सब लोग क्या करेंगे, अब NCTE को लागू करने में, उसको बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरत है, या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, ये सारा कुछ देखेंगे करेंगे तो उसमें टाइम तो जाएगा ही जाएगा। तो 1993 में एक्ट को साइन तो कर लिया था कि NCTE नाम की कोई संस्था हमको बनानी है, लेकिन इसको लागू करा कब, 1995 में, 17 अगस्त 1995 में इसको हमने इनेक्टमेंट में लेकर आए थे, यानी कि फोर्स में ये ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी, 1995 में। तो 2 साल लग गए थे है ना साइन होने से लागू होने के बीच तक का। ठीक है,
अब ऑप्शन नंबर मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटीई, एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये भी हमने करा था कि भाई क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इसके फंक्शंस है, वो सब कुछ हमने डिस्कस करा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना। क्या स्कूली शिक्षा के लिए एनसीटीई काम करता है क्या। दूसरा बोला है शिक्षक शिक्षा के नियम और विकास को सुनिश्चित करना। तीसरा बोला है सभी शिक्षकों को परीक्षण देना। और फिर फोर्थ बोला है शिक्षा नीति को लागू करना। तो एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, एनसीटीई जो है वो स्कूली शिक्षा के लिए कुछ काम नहीं करता है, ना ही एनसीटीई जो है वो शिक्षकों को परीक्षण देता है, और ना ही शिक्षा नीति को लागू करने का ऐसा उसका कुछ भी काम है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षक शिक्षा के नियम और विकास को सुनिश्चित करना है, यानी कि टीचर एजुकेशन के नियमों को सुनिश्चित करना है, उसका विकास करना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है प्राइमरी मैंडेट ऑफ एनसीटीई इज टू रेगुलेट एंड मेंटेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एजुकेशन एंड एंश्योर इट्स प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया। यानी कि एनसीटीई का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है कि हमको टीचर एजुकेशन के ऊपर काम करना है। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के ऊपर काम करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी रीजनल कमिटीज डज एनसीटीई हैव, यानी कि एनसीटीई की कुल कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं, कमिटीज है, 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एनसीटीई की कुल 4 क्षेत्रीय कमिटीज है, 4 रीजनल कमिटीज है एनसीटीई की। कौन कौन सी है, पहला है आपका नॉर्थर्न रीजनल काउंसिल, फिर है आपका ईस्टर्न रीजनल काउंसिल, एक है आपका सदर्न रीजनल काउंसिल और एक है आपका वेस्टर्न रीजनल काउंसिल। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों ही जो आपकी डायरेक्शंस है उससे आप इसको याद रख सकते हो कि एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, 4 रीजनल काउंसिल है, एक है आपका नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल, ईस्टर्न रीजनल काउंसिल, सदर्न रीजनल काउंसिल और वेस्टर्न रीजनल काउंसिल। ठीक है, और सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, विच मेजर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कम अंडर एनसीटीई, एनसीटीई के तहत कौन कौन से प्रमुख शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आते हैं। डीएलएड आता है क्या, बीएड आता है, एमएड आता है या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, उपरोक्त सभी। मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी थी जब क्लास करवाई थी, तो पूरी लिस्ट दी थी कि एनसीटीई जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स को उसने है ना बताया हुआ है कि भाई ये प्रोग्राम जो है वो चलने चाहिए। तो वहां पे मैंने आपको डीएलएड बताया था, बीएड बताया था, एमएड बताया था, ये सारे प्रोग्राम्स के नाम वहां पे लिखे हुए थे। तो अगर नहीं देखी वीडियो तो वीडियो को जाकर देख लेना, या फिर इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से उस चार्ट को आप देख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। एनसीटीई काफी सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको रेगुलेट करता है, जैसे कि आपका डीएलएड हो गया जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक हो गया आपका बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, एक हो गया आपका मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनिशिएटिव हैज बीन टेकन अप बाय एनसीटीई, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पहल एनसीटीई द्वारा लिया गया है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, नेशनल मिशन फॉर है ना मेंटरिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एनसीटीई के इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो है आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी, सारी फुल फॉर्म्स भी लर्न करनी है। एक है आपका एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एक है आपका नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या बोला है, व्हाट मेजर रिफॉर्म्स इन टीचर एजुकेशन इज एम्फसाइज्ड बाय एनईपी 2020, यानी कि एनईपी 2020 द्वारा शिक्षक शिक्षा में कौन कौन से प्रमुख सुधार सुझाने के लिए बताया हुआ है एनईपी 2020 में। ठीक है, केवल प्राइमरी शिक्षकों को परीक्षण देना है, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को डिजिटल बनाना है, पूर्व सेवा और सेवाकालीन शिक्षक क्षमता निर्माण पर बल देना है और केवल व्याख्यान आधारित शिक्षा जो है वो प्रदान करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व सेवा और सेवाकालीन शिक्षक क्षमता निर्माण पर बल देना है, ये इसकी बात हुई है किसमें, आपका एनईपी 2020 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीटीई का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। एनसीटीई और इसके जितने भी 4 क्षेत्रीय काउंसिल्स जो है, अभी हमने देखा ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट काउंसिल्स, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटीई, एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पहला आपसे ऑप्शन बोला है शिक्षक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास करना है, विश्वविद्यालयों का प्रबंधन
प्रबंधन करना है, स्कूलों के पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना है, केवल व्याख्यान आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीटी का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास हमको करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटी इज टू एंश्योर द प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन अक्रॉस इंडिया along with the regulation and maintenance of norm standards in teacher education। यानी कि एनसीटी बेसिकली टीचर एजुकेशन के लिए काम करता है। तो टीचर एजुकेशन में हमको क्या करना है? शिक्षक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास हमको करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या बोला है? एनसीटी शिक्षक शिक्षा में क्या विनियमित करता है? एनसीटी डज रेगुलेट इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में एनसीटी किसको रेगुलेट करता है, किसको विनियमित करता है? शिक्षक नीति का निर्माण करने के लिए कहता है, शिक्षकों के वेतन को नियंत्रित करना है, या फिर शिक्षक शिक्षा में मानदंडों और मानकों का रखरखाव करने के लिए विनियमित करता है, या फिर केवल उच्च शिक्षा का संचालन करने के लिए कहता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शिक्षक शिक्षा में मानदंडों और मानकों का रखरखाव करने की बात करता है। एनसीटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लेवल ऑफ एजुकेशन आर कवर्ड अंडर मैंडेट ऑफ एनसीटीई। एनसीटीई के अधिदेश के अंतर्गत कौन सा शैक्षिक स्तर आता है? केवल प्राथमिक शिक्षा स्तर आता है, माध्यमिक शिक्षा स्तर आता है, केवल उच्च शिक्षा स्तर आता है, या फिर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक शिक्षा के स्तर आते हैं? कौन कौन से स्तर जो है वो आपके एनसीटी के अंदर आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मैंडेट ऑफ एनसीटी कवर्स ऑल टीचर एजुकेशन लेवल। जितने भी टीचर एजुकेशनल लेवल होते हैं वो सारे ही एनसीटी के मैंडेट के अंदर आते हैं, जैसे कि प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और सीनियर सेकेंडरी हो गया। यानी कि पूर्व प्राथमिक हो गया, प्री प्राइमरी हो गया, एक प्राथमिक हो गया यानी कि प्राइमरी हो गया, एक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन। जितने भी टीचर एजुकेशन के लेवल्स हैं वो सारे ही एनसीटी के मैंडेट के अंडर में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एजुकेशन इज नॉट कवर्ड बाय एनसीटीई। एनसीटीई जो है वो कौन से प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि कौन से प्रकार की शिक्षा एनसीटीई के अंतर्गत नहीं आती है, नॉट बोला है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा बोला है अडल्ट एजुकेशन, तीसरा बोला है मेडिकल एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन जो है सिंपल सा दिख रहा है, एनसीटीई के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका टीचर एजुकेशन हो गया, आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया, आपका अडल्ट एजुकेशन और आपका डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, आपका पार्ट टाइम एजुकेशन हो गया, है ना, ये सारे ही आपके एनसीटीई के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मेडिकल एजुकेशन जो है उसको एनसीटीई रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है? इन विच सेक्टर डज एनसीटी प्ले अ की रोल। एनसीटी किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इंजीनियरिंग क्षेत्र में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में या फिर खेल क्षेत्र में। तो ये अभी हम कब से तो देख रहे हैं कि एनसीटी जो है वो इंजीनियरिंग के लिए काम नहीं करता है, ना ही खेल के लिए काम करता है, ना ही मेडिकल के लिए काम करता है। ये तो शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में काम करता है, ये तो टीचर्स एजुकेशन के लिए काम करता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में एनसीटी जो है वो काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच मोड ऑफ टीचर एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन एनसीटी मैंडेट। एनसीटी के अधिदेश में शिक्षक शिक्षा के कौन कौन से तरीके शामिल हैं? रेगुलर, डिस्टेंस एजुकेशन, अडल्ट एंड पार्ट टाइम एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा कि भाई एनसीटी के अंदर रेगुलर मोड भी आता है, एनसीटी के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन भी आती है, पार्ट टाइम एजुकेशन भी आती है, अडल्ट एजुकेशन भी आती है, सारे ही मोड्स आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच एक्ट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ एनसीटीई। एनसीटीई का संचालन किस अधिनियम के तहत किया गया था? अभी मैंने आपको शुरुआत वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि 1993 में एनसीटीई आया था, तो कौन से एक्ट के तहत आया था, कौन से अधिनियम के तहत आया था, वो आपको बताना है। पहला बोला है 2009 में जो आपका एजुकेशन रिफॉर्म एक्ट आया था उसके तहत, यानी कि शिक्षा सुधार अधिनियम के तहत। अगला बोला है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम के तहत, जो कि 1993 में आया था, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, या फिर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ऑप्शन नंबर बी सामने ही दिख रहा है कि भाई एनसीटी जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट आया था कब? 1993 के अंदर आया था। आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम उसके तहत एनसीटी को लेकर आए थे और 1995 में इसको फिर एग्जिस्टेंस में लेकर आ गए थे,
यानी कि इसको लागू कर दिया था। ठीक है, 1993 में तो सिर्फ एक्ट साइन हुआ था, 1995 में ये संस्था जो है वो लागू हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीटी इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में एनसीटी की क्या भूमिका है? पहले बोला है हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग टीचर्स सैलरी, यानी कि शिक्षकों के वेतन निर्धारण करता है कौन? एनसीटी। दूसरा बोला है रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करता है। ओनली रिफॉर्म स्कूल करिकुलम, केवल स्कूल पाठ्यक्रम में सुधार करने का कार्य है एनसीटी का। या फिर ओनली कंट्रोल प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, केवल निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को नियंत्रित करने का कार्य है किसका? एनसीटी का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को विनियमित करता है और मानकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, व्याख्या लिखी हुई है। एनसीटीज प्राइमरी रोल इज टू रेगुलेट एंड मेंटेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टीचर्स, यानी कि एनसीटी का मुख्य कार्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करना है ताकि पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीटी रेगुलेट द ट्रेनिंग ऑफ टीचर फॉर विच लेवल ऑफ स्कूलिंग? एनसीटी किस स्तर के विद्यालयीय शिक्षकों के परीक्षण को विनियमित करता है? कौन से लेवल के टीचर्स को एनसीटी जो है वो ट्रेनिंग उसकी रेगुलेट करता है? प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स की, ओनली सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की, अडल्ट एजुकेशन की, या फिर प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी सारे ही? तो अभी मैंने आपको बताए थे कि प्राइमरी एजुकेशन हो, सीनियर सेकेंडरी हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, अडल्ट एजुकेशन हो, सभी को ही रेगुलेट करने का काम किसका है? एनसीटी का ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल लेवल यानी कि पूर्व परीक्षा है ना, सॉरी पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक सभी स्तरों को कौन रेगुलेट करता है? एनसीटी ही रेगुलेट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। क्या पूछा है आपसे, विच टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कम्स अंडर एनसीटीई? एनसीटीई के अंतर्गत कौन से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आते हैं? बीएड आता है, एमएड आता है, डीएलएड, बीएड और एमएड तीनों आते हैं, या फिर ओनली ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था कि बीएड भी एनसीटी ही करवाता है, एमएड भी एनसीटीई करवाता है, साथ ही साथ आप जो डीएलएड के प्रोग्राम है, जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एनसीटीई करवाता है, लेकिन खाली ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एनसीटीई नहीं करवाता है, ये सारे भी करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, व्याख्या लिखी हुई है कि एनसीटीई गवर्न मल्टीपल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे कि आपका डीएलएड हो गया, आपका बीएड हो गया, आपका एमएड हो गया, है ना। एनसीटीई विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है, जैसे कि डीएलएड, बीएड, एमएड, काफी सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ एनसीटी? निम्नलिखित में से कौन एनसीटी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कौन सा इसका स्कोप नहीं है एनसीटी का? तो पहला बोला है कि रेगुलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों का विनियमन करता है क्या? मतलब पूछा है कि कौन सा क्या नहीं करता है, तो क्या ये करता है या फिर नहीं करता है? या फिर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, शिक्षक परीक्षण संस्थानों के लिए मानक निर्धारित करता है या फिर नहीं करता है? मैनेजिंग स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज, विद्यालय शिक्षा नीतियों का प्रबंधन करता है या फिर नहीं करता है? या फिर कंडक्टिंग रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक है ना शिक्षा में अनुसंधान करता है या फिर नहीं करता है? तो ये स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज को नहीं नियमित करता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनेजिंग स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज का काम एनसीटी का नहीं है, बाकी सारे काम जो है वो एनसीटी रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी लिखी हुई है कि एनसीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशन स्टैंडर्ड एंड रिसर्च बट इट डज नॉट डायरेक्टली मैनेज स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज, यानी कि एनसीटी शिक्षक शिक्षा के विनियमन मानकों और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, लेकिन यह विद्यालय शिक्षा नीतियों यानी कि स्कूल एजुकेशन पॉलिसी का प्रत्यक्ष प्रबंधन नहीं करता है, डायरेक्ट मैनेज नहीं करता है स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज यानी कि विद्यालय शिक्षा नीतियों का प्रत्यक्ष प्रबंधन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन क्या बोला है, एनसीटी किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? हमने अभी देख ही लिया है कि कौन से एक्ट के तहत एनसीटी आया था। एनसीटी आया था आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप अब ये क्वेश्चन तो आपको रट ही गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, हाउ डज एनसीटी कंट्रीब्यूट टू टीचर एजुकेशन? एनसीटी जो है वो शिक्षक शिक्षा में किस प्रकार से योगदान जो है वो देता है? पहला ऑप्शन बोला है बाय सेटिंग अप स्कूल्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षक परीक्षण के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए, है ना, स्कूल स्थापित करने से योगदान देता है, या फिर बाय रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों और मानकों को विनियमित करके, बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू
टीचर्स, शिक्षकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके, या फिर बाय अपॉइंटिंग टीचर्स इन स्कूल, यानी कि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों और मानकों को विनियमित करके जो एनसीटी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एनसीटी जो है वो टीचर एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कैसे करता है? बाय रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड एनसीटी नोटिफाई द रिवाइज्ड रेगुलेशन एंड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? ये भी रिवाइज्ड नॉर्म्स भी मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर चार्ट में प्रोवाइड करे थे, तो उसको भी, उस वाली स्लाइड को भी जाकर एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, क्या बोला है हिंदी में? एनसीटी ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संशोधित विनिमय और मानक कब अधिसूचित किए थे? 2005 में, 2010 में, 2014 में या फिर 2020 में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 2014। ठीक है, व्याख्या में क्या बोला है? एनसीटी नोटिफाइड रिवाइज रेगुलेशन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑन नवंबर 28, 2014, यानी कि एनसीटी ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए 28 नवंबर 2014 को संशोधित विनिमय और मानकों को अधिसूचित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लेड टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम डिप्लोमा इन प्री स्कूल डीपीएसई की डिग्री जो है वो प्रदान करता है? कौन सा प्रोग्राम जो है वो डीपीएसई की डिग्री जो है वो प्रदान करता है? अब डीपीएसई क्या होता है? डिप्लोमा इन प्री स्कूल। ठीक है, तो आपको प्री स्कूल एजुकेशन, तो आपको सारी शॉर्ट फॉर्म्स और उनकी फुल फॉर्म्स भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा कोर्स प्रदान करता है? डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बीएड, एमएड या फिर बीपीईडी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो आपका डीपीएससी का डिप्लोमा जो है वो करवाता है ये प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे व्याख्या में भी लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दैट लेड टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको हम डीपीएससी बोलते हैं, फॉलोइंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग मेथड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है जो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि डीपीएससी प्रदान करता है, शिशु शिक्षा पद्धतियों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, आगे क्या बोला है? डीएलएड का फुल फॉर्म क्या है? मैंने बता ही दिया भाई, सारे शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर डिप्लोमा इन अर्ली लर्निंग एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का फुल फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो आपका डीएलएड जो है वो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिजाइन टू प्रिपेयर टीचर फॉर प्री लेवल, है ना, प्राइमरी लेवल एजुकेशन। भाई जो आपका क्लास 1st से 8th तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए डीएलएड का कोर्स जो है वो मांगते हैं। ठीक है, अलग अलग है ना लेवल के ऊपर आपके अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग डिग्रियां जो है वो मांगते हैं। जैसे कि आपका है ना बीएसटीसी होता है, आपका डीएलएड होता है, फिर आपका बीएड जो है वो आपके सीनियर और सीनियर सेकेंडरी लेवल को पढ़ाने के लिए मांगते हैं। ठीक है, तो डीएलएड किसके लिए है? 1st क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल एजुकेशन के लिए आपका डीएलएड मांगते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? विच प्रोग्राम इज अ 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? कौन सा कार्यक्रम 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है? बीएड और बीएससी बीएड जो कि पार्ट टाइम होता है, बीएड जो कि आपका डिस्टेंस मोड में होता है, या फिर आपका एमएड। तो 4 वर्षीय कोर्स कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड। आपने देखा होगा बीएड जो है वो अभी काफी अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो बीएड में चल रहे हैं। आप 4 साल का बीएड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है कि 4 साल का बीएड कौन कर सकता है, 2 साल का बीएड कौन कर सकता है, और एनसीटी ने बोल दिया है कि आपका 1 साल का 2026 से आपका अब 1 साल का बीएड जो है वो भी कोर्स आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने मंजूरी दे दी है, आपका 2026 से 1 साल का बीएड कोर्स भी लागू हो जाएगा। अब आपके 4 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स और 1 साल का कोर्स, 3 अलग अलग कोर्स चलेंगे आपके बीएड के लिए। लेकिन कौन से बच्चे कौन से साल का कोर्स कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। जिन्होंने 12th पास करी हुई है, ठीक है, जिन्होंने 12th पास करी हुई है वो 4 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप 12th के बाद में ही आप 2 साल का बीएड कोर्स कर लोगे या फिर आप 1 साल का बीएड कोर्स कर सकते हो, नहीं। जिन्होंने 12th पास कर ली है वो 12th के बाद में वो 4 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। वो इंटीग्रेटेड आपका बीए बीएड हो सकता है, बीएससी बीएड हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। ठीक है, 2 साल का बीएड कोर्स कौन कर सकता है? जिन्होंने 12th
भी करी है, साथ ही साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, अब उनको लगता है कि अब मेरे को क्या करना है, बीएड करना है भाई, तो वो 2 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है, ठीक है, मास्टर्स जिन्होंने कर लिया है वो भी 2 साल का बीएड कोर्स जो है वो कर सकते हैं। अब 1 साल का बीएड कोर्स कौन कर सकता है? क्या 12th के बाद में ही बच्चा सीधा 1 साल का बीएड कोर्स कर सकता है? नहीं, जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है ना, जिन्होंने अपनी 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और मास्टर्स कर ली, अब मास्टर्स करने के बाद में अब क्या वो 2 साल का बीएड कोर्स करना उसका और ज्यादा टाइम ले रहा था, तो इसलिए सरकार ने बोला कि जिन्होंने एमए कर लिया अब वो सिर्फ 1 साल का ही बीएड कोर्स कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, चाहे कोई भी फील्ड में हो, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली वो अब 1 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जिन्होंने सिर्फ 12th करी है वो 1 साल का बीएड कोर्स नहीं कर सकते, उनको वो या तो इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स है या तो वो करो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल का बीएड कोर्स करना, ठीक है। तो अलग अलग ग्रेजुएशन, अलग अलग लेवल्स जो है वो बताए हुए हैं बीएड कोर्स को लेकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये पूछा था कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स जो है वो कौन सा प्रोग्राम होता है, तो वो आपका बीए बीएड हो सकता है आर्ट्स वालों के लिए, बीएससी बीएड हो सकता है आपके साइंस वालों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन पे, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से संचालित किया जाता है? तो यहाँ पे बोला है आपका, सबसे पहले बोला है बीपीईडी, डीएलएड, बीएड या फिर बोथ, ऑप्शन ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ, बी और सी। यह बोला था कि भाई ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो होती है ना, जहाँ पे हमको रेगुलर तरीके से, रेगुलर मोड में हमको पढ़ाई नहीं करनी होती है, हम डिस्टेंस के रूप में ही अपना जो एजुकेशन जो है, डिग्री जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के रूप में, यानी कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं? तो आप डीएलएड भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप बीएड भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोला है? व्हेन डिड एनसीटी नोटिफाई द रिवाइज्ड रेगुलेशन 2014, यानी कि एनसीटी ने संशोधित जो उसके विनियम जो है 2014 वो कब अधिसूचित किए थे? 15 अगस्त को किए थे, 28 नवंबर को किए थे, 1 जनवरी को किए थे या फिर 10 दिसंबर को किए थे? तो 2014 तो लिखा ही हुआ है, आपको पूरी डेट बतानी है, 28 नवंबर 2014। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है? एनसीटी नोटिफाइड द रिवाइज्ड रेगुलेशन 2014 ऑन 28 नवंबर 2014 दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 346, ठीक है। एनसीटी ने 28 नवंबर 2014 को भारत सरकार के राजपत्र अधिनियम, राजपत्र अधिसूचना संख्या 346 के माध्यम से संशोधित विनिमय 2014 अनुसूचित किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच कमीशंस रिकमेंडेशन वर फॉलोड फॉर एनसीटीई रेगुलेशन 2014, एनसीटी विनिमय 2014 के लिए किस आयोग की सिफारिशों का पालन किया गया है? कोठारी कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन? तो जस्टिस वर्मा कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? हाउ मेनी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वर इंक्लूडेड अंडर एनसीटी रेगुलेशन 2014, एनसीटी विधि जो विनिमय है 2014 के अंतर्गत कितने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो शामिल है? 10, 12, 15 या 8? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो एनसीटी का रेगुलेशन 2014 है उसके तहत आपके है ना 15 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो आते हैं। अब वो 15 कौन कौन से हैं? एनसीटी रेगुलेट 2014 कवर्ड 15 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें आपके 4 साल का बीएड आता है, बीए बीएड आता है, बीएससी बीएड आता है, 3 साल का बीएड भी आता है, पार्ट टाइम बीएड भी आता है, आपका 3 साल का बीएड और एमएड भी आते हैं। ऐसे करके आपके 15 टीचर एजुकेशन कोर्सेज जो है वो एनसीटी रेगुलेशन 2014 के तहत बताए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द न्यू ड्यूरेशन ऑफ बीएड, बीपीडी एंड एमएड प्रोग्राम एज पर रेगुलेशन आपका 2014 एनसीटी, यानी कि एनसीटी विनिमय 2014 के अनुसार बीएड, बीपीडी और एमएड कार्यक्रम की नई अवधि क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 2 साल, ठीक है। अब 2014 के जो एनसीटी के नए रेगुलेशंस आए हैं उसके तहत आप बीएड, बीपीडी, एमएड कितने सालों तक कर सकते हो? उसकी अवधि क्या है? 2 साल उसकी अवधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि एज पर एनसीटी रेगुलेशन 2014 ड्यूरेशन क्या है बीएड, बीपेड, बीपीडी और एमएड का? to increase 2 years to improve professional quality and aligned with international standards, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि व्याख्या क्या बोलिए, एनसीटी विनिमय 2014 के अनुसार बीपीडी, बीएड और एमएड कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष कर दी गई है ताकि पेशेवर गुणवत्ता पढ़ाई जा सके और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 2 ईयर्स। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने कवर करे हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। साथ ही साथ आपके कोई भी डाउट या सजेशन है वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।